नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 22 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह फ्रंट पेज नंबर 1 से ली गई है और इसके साथ ही इसके तहत जीएस पेपर 2 से संबंधित पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल भी आया है। इन दोनों खबरों को हम साथ लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से यह जो दोनों खबरें हैं यह संबंधित हैं राज्यपाल द्वारा दी जाने वाली क्षमादान की शक्ति से संबंध में और हाल के समय में विशेष रूप से मृत्युदंड पाए हुए अभियुक्तियों के संदर्भ में जिस प्रकार से राज्यपालों आदि का निर्णय देखा गया है और उनकी दया याचिकाओं का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में जो अनावश्यक देरी होती है, उसके संदर्भ में ही यह पूरा मामला है जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो किससे संबंधित है? संदर्भ मैंने आपको क्या बताया? संदर्भ मैंने बताया है कि राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका से संबंधित एक याचिका पर तमिलनाडु के गवर्नर द्वारा जल्द ही फैसला लिए जाने की बात कही गई है, क्योंकि इससे संबंधित जो मामला है वह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर हम इसके संदर्भ में पृष्ठभूमि की बात करें तो राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या के संदर्भ में बहुत सारे अभियुक्तों को पकड़ा गया और उनको जो है मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास दिया गया। इसमें बहुत सारे हत्यारों का नाम सुनते हैं हम, जिसमें पेरारी वलन, नलिनी, संथन, मुरुगन आदि की दया याचिका पर फैसला समय समय पर चर्चा में बना रहता है। यह जो हत्यारे और या फिर हत्या के अभियुक्त हैं, यह 27 साल से अधिक जेल में व्याप्त हैं और इनके संदर्भ में इन्होंने समय समय पर विविध प्रकार की दया याचिकाओं के माध्यम से यह प्रयास किया कि इनको जो सजा मिली है वह कम हो सके अथवा यह मृत्युदंड से बच सके। इसके संदर्भ में 2018 में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में मत व्यक्त किया था कि यदि राज्यपाल के समक्ष दया याचिका पर फैसला करने से संबंधित मामला जाता है तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह दया याचिका के संदर्भ में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसी के संदर्भ में आगे इसमें राजनीति इस प्रकार से देखी गई कि सितंबर 2018 में तत्कालीन तमिलनाडु सरकार द्वारा इसके संदर्भ में निर्णय लिया गया और उन्होंने राजीव गांधी हत्या के दोषी 7 अभियुक्तों को छोड़ने का निर्देश दे दिया। अब इसके संदर्भ में फैसला 2018 से ही तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया जा चुका है। बावजूद इसके जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वह इसके संदर्भ में लंबे समय से अंतिम फैसला नहीं लिए हैं और इसी के चलते मामला जो है अब तक चला आ रहा है। फाइनली यह जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट गया है और अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इसके संदर्भ में जल्द से जल्द ही फैसला लिया जाना चाहिए। अब इसके संदर्भ में केंद्र सरकार का जो मत है वह विरोध करने वाला देखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जो मामला है उसकी जांच चूंकि सीबीआई द्वारा की गई थी, अतः उनके अभियुक्तों को किसी भी प्रकार की माफ़ी दिए जाने का जो फैसला है वह भी अंततः अंतिम रूप से राष्ट्रपति के माध्यम से लिया जाना चाहिए। यह राज्यपाल के न्यायाधिकार में नहीं आता है। इसी के संदर्भ में हाल के समय में दया याचिकाओं के मामलों में काफ़ी वाद विवाद बढ़ते देखे गए हैं और विशेष रूप से इसमें दया याचिकाओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण किए जाने के संदर्भ में जो इनऑर्डिनेट डिले होता है या फिर अत्यधिक देरी की जाती है, उसके संदर्भ में जो मानवों का मानवाधिकार उल्लंघन होता है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है और इसके संदर्भ में मूल अधिकारों की रक्षा किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में यदि हम दया याचिकाओं पर बात करें और साथ ही साथ इसके संदर्भ में मृत्युदंड की वैधानिकता और नैतिकता भी प्रश्नों के दायरे में आ जाती है। समय समय पर मृत्युदंड दिए जाने के संदर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न उठते रहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश, लगभग 142 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश में दंड के रूप में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। हालांकि भारत सहित 56 देश ऐसे अभी बरकरार हैं जिन्होंने अभी तक मृत्युदंड को बना के रखा है। इसके संदर्भ में बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो समय समय पर अपने निर्णय को बदलते भी रहते हैं। जैसे कि 2019 में श्रीलंका सरकार द्वारा इसके संदर्भ में जो उन्होंने 4 दशक लंबी रोक जो लगा रखी थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और इसके संदर्भ में कई अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया। इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हर साल चीनी सरकार हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड देती रही है। ईरान और सऊदी अरब में भी इस प्रकार की बातें देखी जा रही हैं जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। हालांकि यदि हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे विश्व में मृत्युदंड दिए जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जिसमें 2017 में ऐसे 993 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। वहीं ये संख्या घटकर 2018 में 690 तक गई। अब इसके संदर्भ में मृत्युदंड के पक्ष में सर्वाधिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड को यदि दिया जाता है अधिकतम सजा के रूप में, तो इससे आने वाले जो अपराध हैं, जो भविष्य में हो सकते अपराध हैं, उसमें कमी संभावित होती है। हालांकि इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से क्या मृत्युदंड को दिए जाने से भविष्य में अपराध रुक सकते हैं अथवा नहीं, इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से सत्यता स्थापित नहीं हो पाई है। बावजूद इसके अभी भी कई राष्ट्रों द्वारा मृत्युदंड को बना के रखा गया है। इसके संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत द्वारा 2019 में 102 दोषियों को मृत्युदंड दिया गया और अब तक कुल 378 मौत की सजा प्राप्त दोषी भारत में विद्यमान हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जिनको 25 साल तक की सजा भी दी गई है। अब एक यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जो मृत्युदंड प्राप्त होते हैं वह इसके संदर्भ में अपनी दया याचिका भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वह राज्यपाल को अथवा राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका प्रस्तुत करते हैं। हालांकि भारत में जो है पिछले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया देखी गई है कि जो मृत्युदंड प्राप्त अभियुक्त होते हैं उनकी दया याचिकाओं पर जिस समयबद्ध आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं देखी जाती और इसी के चलते लगातार ये जो मामला है वह चर्चा में आता रहता है। इसके संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल रहा वह काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उनके द्वारा अपने कार्यकाल में 34 दया याचिकाओं पर कार्रवाई की गई, जिसमें उन्होंने 30 दया याचिकाओं को खारिज कर दिया और 4 को उन्होंने इसके संदर्भ में राहत दी। अब इन 30 को उन्होंने किस आधार पर खारिज किया यह जो है प्रश्नगत किया जा सकता है। हालांकि एक सकारात्मक रूप हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने आखिर दया याचिकाओं पर सुनवाई की तो, अथवा बहुत सारी दया याचिकाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जो है उन पर निर्णय नहीं लिया जाता, जो मानवाधिकार के उल्लंघन के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि समय समय पर उठने वाले इस मामले के संदर्भ में न केवल सरकारों को कार्य करने की जरूरत है, साथ ही साथ न्यायपालिका भी इसके संदर्भ में उत्तरदायित्व और समयबद्धता से कार्य कर सके, इस पूरी प्रक्रिया को भी बेहतर ढंग से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके संदर्भ में हमें समझनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम आपराधिक व्यवस्था में सुधार कर पाने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ इसके संदर्भ में यदि संपूर्ण जांच प्रणाली को बेहतर किया जाए, न्यायालय द्वारा इसके संदर्भ में जो अंतिम निर्णय पहुंचने तक जो कार्यवाही की जाती है उसे समयबद्ध आधार पर पूरा किया जा सके और इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने तक की प्रक्रिया जो है वह सबके उत्तरदायित्व से युक्त हो और इसके संदर्भ में सबकी जिम्मेदारी तय की जा सके, इसको भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है जो काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले एडिटोरियल की, जो दिया गया है पेज नंबर 7 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है।
मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कृषि कानूनों पर अपने दिए गए निर्णय से, जिसकी कई सारे विशेषज्ञों द्वारा आलोचना इस रूप में की जा रही है कि न्यायपालिका द्वारा निरंतरता के आधार पर किस प्रकार से जो कार्यपालिका का जो क्षेत्र है जहां पे सरकारों को काम करना चाहिए था वहां तक जाकर जो है न्यायपालिका कार्य कर रही है, और ये भारत में स्थापित शक्ति पृथकीकरण के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 3 विवादित कृषि कानून हैं उनके निर्णयन के माध्यम से अब उनके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है और दोनों पक्षों अपने विवादों का निस्तारण कर सके इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। अब इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का ये कहना है कि तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता के प्रश्न पर बातचीत करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में जाकर कार्य किया है और इसी के आधार पर न्यायपालिका की आलोचना की जा रही है। वर्तमान समय में न्यायपालिका द्वारा इस प्रकार के क्षेत्र अधिकार हनन के कई मामले सामने आए हैं। इसके तहत न्यायपालिका ने मामले की संवैधानिकता के प्रश्नों में ना जाके राजनीतिक आधार पर निर्णय को लिया है, जिसकी आलोचना की जाती है। वर्तमान कृषि कानूनों के संदर्भ में भी बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा कई सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे इसमें प्रश्न विद्यमान है संवैधानिक रूप से जिसको जो है सोचे जाने की, विचारित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें संघवाद का प्रश्न निहित है। क्या राज्य सूची के कृषि विषय पर केंद्र को कानून बनाने की इजाजत दी जा सकती है? क्या कृषि राज्य विषय का सूची अगर है तो इसके संदर्भ में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर रूप से वरीयता दी जानी चाहिए अथवा नहीं? साथ ही साथ इसको जिस प्रकार से राज्यसभा में पारित किया गया उसको लेकर भी जो है बहुत सारे विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं जिसको प्रश्नगत किया जा सकता था न्यायपालिका के द्वारा। हालांकि न्यायपालिका ने इन सभी क्वेश्चंस को नहीं उठाया। उन्होंने उठाया किसानों की आहत हुई भावनाओं को। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके निवारण के लिए जो है हम एक समिति गठित कर रहे हैं। तो यह जो समिति गठित करने का जो फैसला है उसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि यदि समिति गठित करने के स्थान पर वह कृषि कानूनों में निहित विद्यमान संवैधानिक प्रश्नों पर वह विचार करती तो ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकता है। अब इसी के संदर्भ में एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब किसानों के द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के प्रश्न को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कानून और व्यवस्था का प्रश्न माना और इसके संदर्भ में निर्णय दिया कि यह दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है और दिल्ली पुलिस को इसके संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालनी चाहिए अथवा नहीं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे कृषि बिलों से संबंधित मामला हो, चाहे यह ट्रैक्टर रैली वाला मामला हो, कहीं ना कहीं दोनों ही मामले कानून और विधि व्यवस्था से जुड़ जाते हैं और इसके संदर्भ में न्यायपालिका से ज़्यादा कार्यपालिका की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य न्यायपालिका से ज़्यादा कार्यपालिका का है। अब हाल के समय में न्यायपालिका के समक्ष बहुत सारे ऐसे निर्णय देखे गए हैं जिसमें समयबद्ध आधार पर न्यायपालिका द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए न्यायपालिका की आलोचना की जाती रही है। जैसे कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 में जो बदलावों को किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो बदलाव किए गए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रश्न, साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड हाल में पारित किए गए विवादित लव जिहाद कानून ऐसे विषय हैं जिस पर कार्यवाही की जा सकती थी न्यायपालिका के द्वारा। विविध प्रकार के संवैधानिक प्रश्नों को जो है इसमें विचारित किया जा सकता था, हालांकि इस पर अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका है। इसके विपरीत हाल के समय में यह देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कार्यवाही की है, जैसे कि अयोध्या मामला आदि।
जिसके आधार पर न्यायपालिका की यह आलोचना की जाती रही है कि वह न्यायिक कार्यों को किए जाने के विपरीत अब राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी है, जिसके लिए जो है इसकी आलोचना की जानी चाहिए। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसके संदर्भ में उदाहरण देखें तो हम ये पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया भर में न्यायपालिका का मजबूत होने के उदाहरण देखे गए हैं और बहुत सारे विकासशील राष्ट्रों में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां पर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के साथ मिलकर जो है विधि निर्माण में भूमिका निभाती है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का इसमें उदाहरण दिया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कानून में किसी प्रकार का विधिक प्रश्न उठता है तो वहां की न्यायपालिका संसद से विचार विमर्श करके उस कानून में विद्यमान कमी को दूर करने के लिए प्रयास करेगी और इस प्रकार से कानून में जो विधिक प्रश्न होते हैं उसमें न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के साथ मिलकर कार्यवाही करती है। भारत जो है इस प्रकार की विधि व्यवस्था को नहीं अपनाता। भारत जो है विधि व्यवस्था के निर्माण किए जाने के संदर्भ में शक्ति पृथकीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। हालांकि इसके तहत संविधान निर्माताओं ने संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने के अधिकार को न्यायपालिका को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायपालिका चाहे तो किसी कानून को शून्य घोषित कर सकती है। समय समय पर न्यायपालिका ने इसका प्रयोग भी किया है और इसके तहत कई सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए जाते रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शासन यानी संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रयोग अथवा दुरुपयोग किए जाने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एसआर बोम्मई वाद, वो इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशेष रूप से 1980 के पश्चात न्यायपालिका ने इस मामले में सर्वाधिक सक्रिय रूप से कार्यवाही की है, जिसमें भारत में पीआईएल शासन व्यवस्था के तहत यानी जनहित याचिकाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से कार्यवाही की गई है। इसके संदर्भ में हम बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णयों के उदाहरण को देखते हैं, जिसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को गैर आपराधिकृत घोषित करके भारत में जो समलैंगिक हैं एलजीबीटीक्यू समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया। हालांकि इसके संदर्भ में यह आलोचना के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि हाल के समय में इस प्रकार के जो सकारात्मक निर्णय रहे हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार कम होती गई है और इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से न्यायपालिका को इसके संदर्भ में समझना होगा कि न्यायपालिका की स्थापना न्यायिक क्षेत्राधिकार में न्यायिक प्रश्नों का समयबद्ध आधार पर समाधान किए जाने के दृष्टिकोण से की गई है। इसके संदर्भ में उसके द्वारा राजनीतिक मामलों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखने के साथ ही जनहित को भी ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तभी भारत में न्यायिक समीक्षा के एक बेहतर रूप को हम देख सकते हैं। तो किस प्रकार से शक्ति पृथकीकरण के क्षेत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और एडिटोरियल की, जो हमारा दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से भी है और साथ ही साथ इसको जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही चर्चा में रही व्हाट्सएप की प्राइवेट नीति के संदर्भ में, जिसके तहत उसके द्वारा एक नवीन नीति को सामने लाया गया था जो काफी विवाद में रही। संदर्भ क्या है? संदर्भ है व्हाट्सएप द्वारा प्रस्तुत की गई नई प्राइवेसी नीति को जारी किया जाना। अब इसके संदर्भ में कहा गया कि व्हाट्सएप अब ऐसा करेगा कि वह अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक आदि को, जो उसके यूजर्स हैं, उनके डेटा को जो है वह अपने समूह की अन्य कंपनियां जैसे फेसबुक के साथ साझा कर सकता है और इसके माध्यम से बहुत सारे जो यूजर्स आदि हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने विविध प्रकार की गोपनीयता संबंधी प्रश्नों को उठाया। और इसी के चलते जो दूसरे ऐप हैं जिसमें सिग्नल का महत्वपूर्ण स्थान है, टेलीग्राम का महत्वपूर्ण स्थान है, वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए। इसी लोकप्रियता को देखते हुए और प्राइवेट नीति के संदर्भ में वाद विवाद को बढ़ता हुआ देखते हुए व्हाट्सएप द्वारा फिलहाल 15 मई तक इस नई प्राइवेट नीति को होल्ड पर रख दिया गया है।
हालांकि यह जो पूरा मामला सामने आया है वो भारत में डाटा की प्राइवेसी और सर्विलांस के मुद्दे के सामने हमें रख देता है। इसके संदर्भ में हमें समझना होगा कि किस प्रकार से सोशल मीडिया कंपनी भारतीयों के डेटा का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसके संदर्भ में अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप के भारत में लगभग 50 करोड़ यूजर्स हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वह यूजर्स के डेटा का वाणिज्यिक उद्योगों के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करती रही है। इसके संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 3 प्रमुख सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिसमें आप कह सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वह तीनों एक ही के स्वामित्व में है। फेसबुक द्वारा ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का स्वामित्व रखा जाता है, जिसका प्रयोग जो है आगे चलकर इसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डेटा का प्रयोग किया जा सकता है आगे डेटा माइनिंग आदि उद्देश्यों से, और इसका प्रयोग किया जा सकता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसके माध्यम से फेसबुक राजस्व की उगाही करने के लिए डेटा का प्रयोग कर सकता है और जो एड्स आदि होते हैं उनको टारगेट करते हुए वह उसे यूजर्स तक पहुंचा सकता है। और इसके लिए जो है विविध प्रकार के एल्गोरिदम्स आदि का प्रयोग किया जाता है। किस व्यक्ति की किस प्रकार की चॉइसेस होती हैं, कोई व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, कोई व्यक्ति इंटरनेट पर किस चीज़ की ज़्यादा सर्च करता है, इसको जो है ध्यान में रखते हुए एक प्रकार का टारगेटिंग ऐड किए जाते हैं और इसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इसके संदर्भ में मुख्य रूप से वर्तमान में देखा गया है कि चूंकि भारत में डेटा प्राइवेसी को लेकर एक सिंगल प्रकार के कानून का अभाव है, यही कारण है कि इस प्रकार के डेटा ट्रांसफर आदि के संदर्भ में मुख्य रूप से भारत आदि देश ही चर्चा में रहते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ आदि देशों और यूरोपीय संघ आदि संगठनों ने डेटा की शेयरिंग आदि के संदर्भ में पहले से ही काफ़ी सख्त कानूनों को बनाया है। इसके तहत किस प्रकार का डेटा स्टोरेज किया जाएगा, किस प्रकार से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, इसको लेकर विविध प्रकार के कानूनी प्रावधान पहले से ही हैं। भारत में चूंकि इस प्रकार के कानून विद्यमान नहीं हैं, जिसका लाभ समय समय पर व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कंपनियां उठाती रही हैं। हाल के समय में भारत ने डेटा प्राइवेसी को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए हैं। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का 2018 का पुट्टा स्वामी निर्णय, या जिसे आधार केस के नाम से जाना जाता है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से प्राइवेसी को, निजता को मौलिक अधिकारों का भाग बनाया गया। सरकार द्वारा भी इसके संदर्भ में कार्यवाही की गई और डेटा सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून बनाए जाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसका नाम है श्री कृष्ण कमेटी। उसने जो है अपनी कुछ अनुशंसाएं दी और उन अनुशंसाओं के आधार पर 2019 में सरकार ने पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का एक ड्राफ्ट बिल भी प्रस्तुत किया था। हालांकि इसके संदर्भ में अभी तक अंतिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसके संदर्भ में डेटा को स्थानीय स्तर पर संग्रहित किए जाने के संदर्भ में, भारत में ही डेटा को रखे जाने के संदर्भ में डेटा स्थानीयकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था, जिसके माध्यम से कहा गया था कि केवल संवेदनशील निजी डेटा को ही क्षेत्रीय आधार पर संग्रहित किया जाएगा। हालांकि इसके संदर्भ में जो आलोचक हैं उनका कहना है कि सभी प्रकार का जो पर्सनल डेटा है उसको हमें सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि किसी डेटा को लोकलाइज किया जाता है, यदि किसी डेटा को स्थानीय आधार पर संग्रहित किया जाता है, तो उसमें सरकार जो है उसका दुरुपयोग अपने लाभ के लिए ना कर ले। अपने सरकार जो है वह अपने नागरिकों पर निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग ना करे, इसको भी जो है सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यानी हमारे समक्ष 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो है निजता को बनाए रखने का प्रश्न, वहीं दूसरी ओर सरकारें जो हैं खुद डेटा में घुसकर नागरिकों की निगरानी ना करें, इसको भी सुनिश्चित, इसको भी जो है किए जाने के लिए कानूनों में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लागू करने के संदर्भ में हम दुनिया के अलग अलग देशों में जो कानून विद्यमान है उनका अध्ययन कर सकते हैं और इसके संदर्भ में एक बेहतर डेटा सुरक्षा के कानून को बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। विशेष रूप से यूरोप का उदाहरण इसमें दिया जा सकता है, जहां पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन
जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाए गए हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। भारत द्वारा भी निजता को बढ़ावा देने के लिए और सरकारी निगरानी को कम करने के लिए इस प्रकार के प्रावधानों को कानून में शामिल करना होगा और इस आधार पर एक बेहतर कानून को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो पूरा जो विवाद है वह किस प्रकार से भारत में निजता सर्विलांस के मुद्दे को उठाता है, यह समझे जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एडिटोरियल्स आर्टिकल्स की जो दिए गए हैं पेज नंबर 1, 8 और 13 पर। इनका संबंध है जीएस पेपर 2 में आईआर से। इसके अलावा पेज नंबर 6 में भी इससे संबंधित एक आर्टिकल दिया गया है जिसका संबंध जीएस पेपर 2 आईआर में है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल्स आए हैं आज के अखबार में वह संबंधित है नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने से संबंधित। और नवीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जो निर्णय लिए गए थे अब उनको बदलने के प्रयास किया है, इसी पर केंद्रित यह हमारे खबर है जिसको हम देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, अब वो अमेरिका के नवीन राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत हो गए हैं। अब उनके द्वारा किया क्या गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के काल में जो निर्णय लिए गए थे उनमें उन्होंने बहुत सारे निर्णयों को पलट दिया है, जिसके तहत अमेरिका जो पहले पेरिस जलवायु समझौते से जो बाहर हो गया था, जलवायु परिवर्तन की जो उसकी कमिटमेंट थी उससे वह पीछे हट गया था, अब वो दोबारा उसमें वापस आ गया है। अमेरिका अब पेरिस जलवायु समझौते में फिर से भाग लेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो WHO से बाहर निकलने की घोषणा की थी वह भी जो है अब वापस ले ली गई है और अब अमेरिका WHO में वापसी करेगा। इसके अलावा जो बाइडेन ने और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव फैसलों को बदला है, बहुत सारे कार्यकारी निर्णयों को बदला है, जैसे कि गैर नागरिकों की जो वहाँ पे उनसे ट्रीटमेंट किया जाता था डोनाल्ड ट्रंप के काल में, उन गैर नागरिकों को अब जनगणना में शामिल किया जाएगा ताकि उनका किस प्रकार से निर्णय लिया जाए वो मानवता के आधार पर स्थापित किया जाए। इसके अलावा अमेरिका में एक प्रोग्राम विशिष्ट रूप से चलता है जिसे कहते हैं डाका प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। इसके तहत अमेरिका में जो अवैधानिक रूप से या फिर गैर कानूनी रूप से जो बच्चे लाए जाते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनको तुरंत जो है डिपोर्ट नहीं किया जाता। इस पूरे कानून के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के काल में इन्होंने इस पर रोक लगा दी थी और बच्चों को भी जो है डिपोर्ट किए जाने का प्रावधान किया गया था, अब इस पर जो है रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इसके माध्यम से अब कोशिश की गई है कि अमेरिका में जो प्रवासी आते हैं उनके साथ अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। लोगों को जबरन जो अमेरिका से निकाले जाने की जो नीति देखी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के काल में, अब उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ मैक्सिको को जो ड्रग के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था और वहां से आने वाले लोगों पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी और वहां से आने वाले लोगों को रोकने के लिए जो एक कुख्यात दीवार बनाई जा रही थी उसको भी जो है अब रोक दिया गया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के काल में कई मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब उस प्रतिबंध लगाए जाने वाले कानून प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो नकारात्मक प्रकार के जो कार्य हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के काल में, जो बाइडेन अब उसको हटा सके। और इसके साथ ही साथ जो बाइडेन के समक्ष कुछ दूसरी चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिनके निवारण के लिए उनके द्वारा कार्य करना होगा, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर रूप में सामने लाया जा सके, कोरोना वायरस को किस प्रकार से अमेरिका में फैलने से रोका जा सके, इसकी चुनौतियों का सामना उनके द्वारा करना होगा। साथ ही साथ अमेरिका में जो समय समय पर ध्रुवीकरण देखा जाता है, जो श्वेत वर्ण के पूर्वाग्रह युक्त नस्ल भेद जो देखे जाते हैं, जो श्वेत और अश्वेत का जो मुद्दा देखा जाता है और इसके आधार पर जो अमेरिकी समाज में ध्रुवीकरण देखा जाता है, इसके निवारण के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप के स्थान पर आए हुए जो बाइडेन को अब कार्य करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निश्चित रूप से जो है इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया था। अब जो बाइडेन के समक्ष यह चुनौती विद्यमान है कि वो किस तरीके से इसको सकारात्मक रूप से निपटें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह विविध राष्ट्रों से किस प्रकार से इसके संदर्भ में संबंधों की स्थापना करें। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके संदर्भ में हमें समझनी चाहिए। चलिए
अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वी आकार की रिकवरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह आर्थिक रिकवरी का सबसे अच्छा परिदृश्य है। इसमें आय और रोजगार स्थायी रूप से नहीं खोते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वी आकार की रिकवरी के संबंध में पहला जो कथन है वो तो गलत है, हालांकि दूसरा जो कथन है वो सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल दो। आर्थिक रिकवरी यानी मंदी के बाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है पुनरुत्थान करती है, उसके संदर्भ में अनेक अल्फाबेट के आधार पर रिकवरीज की बात की जाती रही है, जिसमें हम बात करेंगे वी आकार की रिकवरी और जेड आकार की रिकवरी के बारे में। तो आज जो है पेज नंबर 14 पर अर्थव्यवस्था में इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें आरबीआई ने अपने जनवरी के बुलेटिन में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सकारात्मकता को व्यक्त किया है। और विशेष रूप से आरबीआई द्वारा ये कहा गया है कि भारत अब वी प्रकार की रिकवरी की दिशा में है। और यहाँ पे वी से तात्पर्य वैक्सीन से। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के आने से काफी सकारात्मकता देखी गई है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन आदि का निर्यात करने के माध्यम से भारत की पहुंच और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। हाल के समय में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ ही आज ही खबर आई है कि ब्राजील को भी जो है वैक्सीन का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर अब भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सकारात्मकता देखी जाएगी, जो आगे अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाली होगी। और इसके संदर्भ में आरबीआई का कहना है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको सपोर्ट दिए जाने के संदर्भ में जो ई कॉमर्स है और जो डिजिटल तकनीक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में यदि हम बात करें वी आकार की रिकवरी के बारे में, तो यह जेड आकार की रिकवरी के बाद, यानी सबसे अच्छी रिकवरी होती है जेड आकार की रिकवरी। जेड आकार की रिकवरी ना हो सके तो उसके बाद सबसे अच्छी प्रकार की रिकवरी होती है वी आकार की रिकवरी, जो जेड आकार की रिकवरी के बाद सबसे अच्छा परिदृश्य माना जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था जो होती है वो जल्दी से जल्दी अपनी खोई हुई जमीन, यानी जो उसने लॉस किया था वो उसको पुनः प्राप्त कर लेती है, और जो उसमें जो सामान्य वृद्धि देखी जा रही होती है मंदी के पहले, वो जो है देखी जाती है। इसमें लोगों का जो आय होती है, लोगों का जो रोजगार होता है वो स्थायी रूप से खत्म नहीं होता, और जैसे ही आर्थिक विकास तेजी से ठीक होता है उसमें लोगों की आय और रोजगार जो है वो मंदी से पहले वाली स्थिति में लौट आता है। अब इसके संदर्भ में हम जो है एक चित्र को देख सकते हैं, जिसमें जो है यदि हम बात करें जीडीपी और समय की, तो जीडीपी जो है मंदी से पहले एक निश्चित गति से आगे बढ़ रही होती है, फिर जो है मंदी या फिर आप कह सकते हैं कोरोना वायरस के पेंडेमिक आदि के चलते वह नीचे थोड़ी गिरती है, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे उसमें रिबाउंड होता है, फिर जो है उसमें उत्थान होता है, और उत्थान करते हुए वह फिर से पूर्व वृद्धि की स्थिति में आ जाती है। और इस तरीके से जो रिकवरी बनती है, जो शेप बनता है, उसे कहते हैं अंग्रेजी के अक्षर वी आकार की होने वाली रिकवरी। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि जेड आकार की रिकवरी क्या होती है, तो जेड आकार की रिकवरी सबसे ज़्यादा बेहतर रिकवरी मानी जाती है, सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा आशावादी मानी जाती है, जिसमें आर्थिक पतन के बाद अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तेज़ी से उठती है। यानी रिकवरी इसमें इस तरीके की देखी जाएगी कि जो अर्थव्यवस्था में जो नुकसान हुआ उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था जब रिबाउंड करती है, जब आगे बढ़ती है, तब उसको प्राप्ति जो है ज़्यादा सकारात्मक देखी जाती है, और उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति आती है। इस तरीके से एक जेड आकार का चार्ट बनता है जो वी से अच्छी स्थिति को दर्शाता है। इसको आप देख सकते हैं जेड आकार की रिकवरी में। यह जो है नॉर्मल ग्रोथ है। नॉर्मल ग्रोथ के बाद क्या हुआ कि मंदी की स्थिति से चलते नीचे आया। अब नीचे आने के बाद जब वो रिकवर करेगा तो वो इतनी तेजी से रिकवर करता है कि वो नॉर्मल से भी ऊपर पहुंच जाता है, और फिर जो है वो बैक टू नॉर्मल आता है। तो इससे जो आकार बनता है वो जेड आकार का बनता है। और ये जो जेड आकार का जो आकार होता है उसमें जो वृद्धि होती है, ठीक है, पॉजिटिव जो होते हैं वो नेगेटिव्स की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के चलते इसको सबसे अच्छी प्रकार की रिकवरी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सारी चू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका उत्तर है हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश। यह जो नदी है वो इसलिए चर्चा में आई क्योंकि अभी हाल में ही इसके समीप
चीन द्वारा जो है नवीन निर्माण देखा गया है। संदर्भ क्या है? सारीचू जो नदी है वह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी या फिर अपर सुबनसिरी जिला कहा जाता है, वहां पे चीनी सीमा के नजदीक बहने वाली एक नदी है। हाल के समय में दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र में चीन द्वारा किए गए निर्माण को लेकर विवाद देखा जा रहा है। अब इसके संदर्भ में ये जानना महत्वपूर्ण है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता, वह जो है इसे दक्षिणी तिब्बत का भाग मानता है और इसी को लेकर आप कह सकते हैं पूर्वी लद्दाख के समान ही अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी सीमा विवाद विद्यमान है। मुख्य रूप से 2020 में जिस प्रकार से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद देखा गया, उसी के बाद अब जब जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी अब चीन सीमा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वह काफी चिंता का विषय होना चाहिए और इसके लिए भारत को पहले से ही तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश में भी हम सीमा विवाद को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। क्षमा, दंड आदेश और दोष सिद्धि दोनों से पूरी तरीके से मुक्ति। प्रविलंबन, दोषी को दी गई मूल सजा के स्थान पर कम सजा देने का विकल्प। विराम, सजा विशेष रूप से मौत की को एक स्थायी अवधि तक रोक देना। केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षमादान शक्ति के संदर्भ में पहला तो कथन सही है, हालांकि दूसरा तीसरा गलत है, जिसमें प्रविलंबन जो होता है वो होता है नीचे वाला, यानी सजा को अस्थायी रूप से रोकना, और विराम होता है दोषी को दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने का विकल्प। तो ये जो है आपस में अगर पलट जाए तो उत्तर सही हो जाएगा। फिलहाल जो है उत्तर है केवल एक, जो इनमें से किसी में से नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है पेज नंबर 8 में इसके संबंधित खबर आई है, फ्रंट पेज में, जिसपे हमने अभी बात भी की थी। इसमें जो है अनुच्छेद 161 जो है काफी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में रहा है, जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, जिसमें किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन रहते हुए किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने या फिर निलंबित आदि करने की शक्ति होती है। इसके तहत जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होती है उसमें अलग अलग तरीके के प्रावधान देखे जाते हैं, जिसमें क्षमा यानी पार्डन में वह दंड आदेश और दोष सिद्धि दोनों से पूरी तरीके से मुक्त कर सकता है, जिसमें सजा, दंड और अयोग्यता समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ रेस्पाइट अथवा विराम में दोषी को दी गई मूल सजा के स्थान पर कम सजा देने का विकल्प दिया जाता है। साथ ही साथ प्रविलंबन रिप्रीव में जो सजा होती है विशेष रूप से मौत की, उसको एक अस्थायी अवधि तक रोक दिया जाता है, और यह इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति को क्षमा मांगने या लघुकरण के लिए समय मिल सके। परिहार यानी रिमिट में सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, हालांकि सजा का चरित्र वही रहता है। वहीं दूसरी ओर लघुकरण अथवा कम्यूट में राज्य कानून के तहत किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा का लघुकरण कर दिया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट्स आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे OECD के नाम से हम जानते हैं, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? गवर्नमेंट एट अ ग्लांस रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, बेहतर जीवन सूचकांक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन के उपरोक्त सभी। तो इसके संदर्भ में तीनों की तीनों जो रिपोर्ट्स हैं वो OECD द्वारा ही प्रकाशित की जाती हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो यह जो है आज पेज नंबर 6 में जो है OECD का उल्लेख हमें मिलता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो OECD या फिर जिसे कहा जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अधिकांश जो OECD सदस्य हैं वो उच्च मानव सूचकांक या फिर आप कह सकते हैं HDI वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनको उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अथवा विकसित देशों के रूप में भी माना जाता है। यह जो संगठन है ये स्थापित हुआ था 1961 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके कुल सदस्य हैं 36। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, हालांकि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में विद्यमान है। OECD जो है विविध प्रकार की रिपोर्ट और इंडेक्सेस को प्रस्तुत करता है, जिसमें गवर्नमेंट एट अ ग्लांस रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स महत्वपूर्ण है। चलिए
अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर जिसे कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा कथन है OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम या अधिक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में जो पहला जो कथन है वो तो गलत है, हालांकि दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल दो। तो महासागर औसत तापमान, या जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT, वह जो है अभी हाल में ही इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है IITM पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि जो महासागर औसत तापमान होता है OMT, वह समुद्र की सतह के तापमान सी सरफेस टेम्परेचर SST की तुलना में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है। और यह जो SST होता है, समुद्र की सतह का तापमान, जैसे कि नाम से ही पता है, उसका जो है नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है मौसम का अनुमान लगाने के लिए कि क्या मौसम के जो मानसून का मौसम रहेगा उसमें भारत को जो वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है लगभग 887.5 मिलीमीटर, वह कम होगी अथवा अधिक। अब इसके संदर्भ में नई एक रिसर्च आई है पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि यदि हम SST यानी समुद्र की जो सतह का जो तापमान है उसकी तुलना में अगर हम, ठीक है, OMT को जो है हम मापें तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। ठीक है, तो ये जो OMT होता है इसका विश्लेषण जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान महासागरीय जो गर्मी होती है, थर्मल ऊर्जा, उसको मापकर किया जाता है। और यह जो है SST की तुलना में जो मानसून है उसकी बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है। अब ये क्यों करता है? तो वो इसलिए करता है क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सतह का जो तापमान है, उसमें हम महासागर की जो ऊपरी परत होती है उसके केवल कुछ मिलीमीटर को ही मापते हैं, और यह जो है लगातार प्रभावित होती रहती है तेज हवाओं से, वाष्पीकरण से या फिर घने बादलों से। वहीं दूसरी ओर यह जो ऊपरी महासागर में जो थर्मल ऊर्जा है वो पूरे महासागर में व्याप्त थर्मल ऊर्जा को भी नहीं दिखा पाती है। इसके विपरीत जो OMT है वह 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म की गहराई तक मापा जाता है। यह अधिक स्थिर और सुसंगत है, और इसका जो स्थानिक प्रभाव होता है वो भी कम होता है। साथ ही साथ इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म को 50 से 100 मीटर की गहराई पर मापा जाता है, जिसकी सामान्य गहराई 59 मीटर होती है। तो आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म एक रेखा या एक ही तापमान के साथ जुड़ने वाले बिंदुओं को चार्ट पर खींची गई एक रेखा होती है। पृथ्वी की सतह पर या चार्ट पर यह तापमान के वितरण को दर्शाती है, जिसका प्रयोग आमतौर पर मौसम विज्ञान में किया जाता है। इसका उपयोग वायुमंडल में ऊंचाई के साथ या मिट्टी या पानी में गहराई के साथ तापमान की भिन्नता दिखाने के लिए भी किया जाता है। यानी एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा या आइसोथर्म कहलाती है। यह जो है आप देख सकते हैं, यह आर्कटिक ओशियन के पास लाल रंग में जो लिखी गई है, यह जो है एक समताप रेखा का उदाहरण है। या फिर आप मैप में देखते होंगे NCERT वगैरह में, यह जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं रेड कलर की, वह भी जो है आइसोथर्म का उदाहरण है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए बिडेन प्रशासन के तहत अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन के प्रभाव की विस्तृत व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिए डेटा स्थानीयकरण एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है, चर्चा करें। यह भी आपको लिखना है 250 शब्द में, और इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 15 अंक। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक में हमने प्रयास किया कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट्स की आपके साथ चर्चा करें। होपफुली आपको जो है हमारी पहल समझ में आ रही होगी। यदि आपको जो है हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।